हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चे, जैसा कि मैं हर बार की तरह इस बार भी बोलूँगा कि आप सभी के क्लास 10 के एग्ज़ाम 14 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। बच्चे, आज मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं सोशल साइंस के मोस्ट एक्सेप्टेड, मोस्ट मतलब आप कह सकते हैं वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करवाने वाला हूँ। टोटल 15 प्रश्न का सब्जेक्टिव कलेक्शन लिया गया है। बच्चे, मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुग्रह करता हूं कि एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जिस प्रश्न को आप स्किप करिएगा क्या पता आपके मैट्रिक के एग्जाम में वही प्रश्न आ जाए। इसलिए प्लीज विद्यार्थी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप पूरे वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। हर एक प्रश्न आपके लिए बेशकीमती है, बहुमूल्य है। ठीक है, तो ज्यादा बोलकर समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस करें। और हाँ बच्चों, बस एक बात और कहूँगा कि अगर आज की जो भी क्लास होगी या जिस प्रकार की भी आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैंने पहले ही बोल रखा है बच्चे कि क्लास 10 का नोट्स बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। अगर जिस बच्चों को बिल्कुल भी पीडीएफ दे नहीं अगर मिला है तो आप 870 913 365 9 पे बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं। ले फिर आ गए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग को प्रयत्न जारी रखना है। ठीक है, देखिए समय बर्बाद नहीं करेंगे बच्चे। क्वेश्चन का पहला भाग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। क्या है बच्चे? अक्टूबर क्रांति क्या है? देखिए इसका आंसर सुनिएगा। रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं और इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि यह 25 अक्टूबर 1917 को घटित हुई थी। लेकिन 100 साल पहले रूस में साम्यवाद स्थापित करने वाले बोल्शेविक क्रांति की सालगिरह अक्टूबर से मनाकर हर साल 7 नवंबर को ना मनाकर हर साल 7 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है बच्चे, देखिए ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में दोहराए जाते हैं। ठीक है, तो इस बार भी हो सकते हैं दोहरा सकते हैं। हम लोग रिस्क क्या लेना बच्चे, थोड़ा सा समय लगेगा, आप वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा। ठीक है, और हाँ, कलम कॉपी लेके बैठिए ताकि आप जो भी प्रश्न यहाँ पे जो भी क्या हर एक प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है, तो अभी सभी प्रश्न को उतारते रहिएगा। ठीक है बच्चे, मेरी बात याद रखिएगा बच्चे। जिस समय आप सो रहे होते हैं, फालतू का काम कर रहे होते हैं, उस समय कोई पढ़ रहा होता है, आपके बराबरी में आएगा तो आपको रौंद के निकल जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर भागने वाले बच्चे पीछे छूट जाते हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ पर तेज भागना पड़ता है। ये मैं नहीं, ये मेरे हम सबके गुरु खान सर जी कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप सबको प्रश्न को अच्छे से समझना है और बढ़िया से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा बच्चे। दूसरा प्रश्न है, बिहार में किसान आंदोलन की विवेचना करें। ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन की विवेचना करें। उत्तर सुनिएगा। अप्रैल 1917 में नील कृषकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया किसान संघर्ष देश का राजनीतिक दृष्टि से पहला संगठित आंदोलन था। अंग्रेजी शासन ने किसानों के संघर्ष को दंगों और न्याय तथा कानून से संबंधित प्रशासनिक समस्याओं के रूप में देखा था। इसी प्रकार से बिहार में किसान आंदोलन की विवेचना हुई थी बच्चे। यानी कि जब नील के कृषकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले में हुई थी ना, तो ये गांधी जी ने इसको कंट्रोल किया था। ठीक है, गांधी जी ने पूरा स्ट्रगल किया था फार्मर्स के साथ मिलकर। ठीक है, अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये संघ किसानों के लिए पहला जो है वो किसान आंदोलन था। लेकिन अंग्रेजी शासकों ने अंग्रेजों को जो है जो मतलब भारतीय किसान थे उसको दंगों और न्याय तथा कानून से संबंधित प्रशासनिक समस्या के रूप में देखा और फिर इसे पे पूरा जोर डाला गया। ठीक है, तो ये था बिहार का किसान आंदोलन। देखिए मेरी बातों को आप अगर रटिए नहीं समझिए तो आप अपने से भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा। चंपारण सत्याग्रह संक्षिप्त विवरण दे। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह है क्या, ये आपको जानना है। ठीक है, बताइए चंपारण सत्याग्रह है क्या, बताइए। देखिए पहले चंपारण सत्याग्रह है क्या पहले मैं बता दूं। देखिए बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। कब हुआ था बच्चे? 1917 में। किसके द्वारा हुआ था? तो ये गांधी जी द्वारा कंट्रोल किया गया था, नेतृत्व किया गया था। देखिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील कृषकों को ब्रिटिश हुक्मरानों एवं शोषक जमींदारों के अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध संचालित आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रपति महात्मा गांधी श्री महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। लेकिन इसका संक्षिप्त अगर विवरण की बात की जाए तो ध्यान से देखिए। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। यही उन्होंने ये भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे और इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से भी विभूषित किया गया था बच्चे। ठीक है, ये था चंपारण सत्याग्रह के कुछ विवरण। ठीक है, मेरी बातों को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही है। अपनी तकदीर बदल दे वही इंसान है। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे।
ठीक है, मेरी इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा बच्चे। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जी ही लेता है, काट ही लेता है, लेकिन आप ज़िंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखिएगा, रूसी क्रांति के कारणों का उल्लेख करें। क्या है कि रूसी क्रांति के कारणों का उल्लेख करें। बच्चे आपसे एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे, प्रश्न को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। ये सब प्रश्न बनाने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगता है। आपकी ये क्लास 15-20 मिनट की क्लास 4 घंटे की मेहनत होती है, तो आपका एक लाइक तो मांगना बिल्कुल बनता है बच्चे, इसलिए आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, ठीक है बच्चे। और अपने दोस्तों को भी, सभी बच्चों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए ये प्रश्न है, रूसी क्रांति के कारणों का उल्लेख करें। देखिए रूसी क्रांति के जो कारण थे, पहले आर्थिक एवं सामाजिक विषमता 1917 में आई, ठीक है। जारशाही निरंकुशता, रूस वहाँ के राजा को जार कहा जाता था। औद्योगिक क्रांति, बौद्धिक जागरण, नागरिक अधिकारों का दमन की और जागृति, युद्ध में रूस की पराजय, श्रमिकों का शोषण, जार द्वारा संसद ड्यूमा को भंग करना, ये थी रूसी क्रांति का। मैं एक बार फिर करूंगा कि बच्चे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पे हमें मैसेज करना होगा। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल बच्चे, आप पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ दिया जा रहा है, एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा है बच्चे। और क्या जाता है बच्चे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से जाता है क्या, कोई मतलब नॉर्मली फ़ोन जैसा रहता है वैसे ही रहेगा आपका, ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दिया जा रहा है और हर एक सब्जेक्ट का दिया जा रहा है बच्चे। देखिए अगर भगवान की मर्जी रही और माशाल्लाह अगर आपकी मेहनत अच्छी रही तो बच्चे आपका 450 नंबर बिल्कुल ऊपर से उठेगा, ठीक है। और हमारे द्वारा पीडीएफ मिल गया तो बच्चे आपके समझिए कि और ज़्यादा नंबर आने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। याद रखना बच्चे, मेहनत ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी, ठीक है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। ये मत सोचिए कि इस रात में पढ़ें और सवेरे हम एग्जाम देने पहुंचे तो हमको नंबर मिल जाएगा, प्राप्ति नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी बातों को, ठीक है। माफ़ करना बच्चों, थोड़ा कड़वा बात बोलते हैं लेकिन सत्य बात बोलते हैं, और आपको पता है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, जो बच्चे टाइम पास कर रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं हो सकता, वो अपने माँ बाप के बलिदानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहे हैं, ठीक है। मेरी बातों को समझिएगा, अपने आप का समय सही जगह लगाइए, आपको सफलता मिलना तय है, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिएगा, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। देखिए भूमंडलीकरण का अर्थ समूचे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्र एवं देशों के मध्य अंतर्निर्भरता की वृद्धि। यद्यपि आर्थिक शक्तियां भूमंडलीकरण का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यह कहना गलत हो कि अकेली वे शक्तियां भूमंडलीकरण को उत्पन्न कर। देखिए ग्लोबलाइजेशन मतलब भूमंडलीकरण जानते हैं बच्चे क्या होता है, सभी देश, सभी जितने भी है ना, सब मिलके एक साथ काम करें, ठीक है, वही भूमंडलीकरण होता है, ठीक है। आई थिंक आप, ठीक है। देखिए अगर एक सीधी सी बात में बात करें तो भूमंडलीकरण में जो मतलब जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन होता है जैसे संसार के सभी देश एक दूसरे के विकास एवं समस्या के समाधान के लिए एकजुट रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सार्क हो गया, शिखर सम्मेलन, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO आदि संगठन वैश्वीकरण भूमंडलीकरण के उदाहरण है। ये सभी मिलकर ना अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, डेवलपमेंट करते भी है, यही मतलब ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है सीधा सीधी। और इंग्लिश में बोले तो इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। GLO, ठीक है, BALIZATION, ये होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और हिंदी में भूमंडलीकरण। आई थिंक आप समझ गए होंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है। चलिए बाबू अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है, ठीक है। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है, आंसर सुनिएगा। सांप्रदायिकता ऐसी भावना है जो धर्म अथवा धार्मिक पहचान के आधार पर गैर धार्मिक हितों, राजनीतिक अथवा आर्थिक की प्राप्ति का समर्थन करती है। सांप्रदायिकता समाज का धर्म के आधार पर बांटती है, ठीक है। देखिए सांप्रदायिकता एक ऐसी भावना है जो धर्म, धर्म समझते हैं ना बच्चे, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैसे धार्मिक की पहचान के आधार पर गैर धार्मिक हित, राजनीतिक अथवा आर्थिक की प्राप्ति समर्थन करती है। जैसे मतलब कोई हिंदू धर्म है तो अपने हिंदू नेता को चुनेगा, मतलब इस तरह का सांप्रदायिकता का मतलब समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो जैसे इसका अर्थ है कि जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना, धर्म के विशुद्ध रूप में व्यक्तिगत मामला माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना, ठीक है। ये था धर्मनिरपेक्षता, जो धर्म के बेस पर काम करे। सांप्रदायिकता का, संप्रदाय का मतलब जो अपना धर्म को, जो है अपने धर्म के आधार पे वो समाज को ही बांट दे, ठीक है। समझने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। आपके यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, धार्मिक निरपेक्षता क्या है, तो देखिए आप एग्जाम में लिखिएगा, जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना, धर्म के विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत का मामला माना जाता है। इसे धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म से अलग होना, ठीक है, कोई या कोई धर्म के धार्मिक आधार ना होना। आई थिंक अब समझे होंगे आप, ठीक है।
चलिए 7वां नंबर देखिएगा बच्चे, भारतीय किसान यूनियन की मांगे क्या थी? भारतीय किसान यूनियन की मांगे क्या थी? आपके स्क्रीन पे आंसर है, देख सकते हैं। साल 1976 से 1997 तक जिन किसानों के जमीन अधिग्रहित की गई उन सभी को 10% भूमि दी जाए। किसान कोटा स्कीम के तहत दिए जाने वाले भूखंड का रेट कम किया जाए, यानी भूमि का टुकड़ा का रेट कम किया जाए। एलिजिबल और नॉन एलिजिबल किसानों के एक लिस्ट तैयार कर उसे प्राधिकरण बोर्ड पर चिपका दिया जाए, चस्पा करा जाए। ठीक है, ये उनको दिखाया जाए। ठीक है, ये थे भारतीय किसान यूनियन की मांगे थे, उनको उनका अपना हक की बात थी। ठीक है, 8वां देखिएगा, भ्रूण हत्याकांड क्या है? क्या है भ्रूण हत्याकांड? भ्रूण का मतलब मैं आपको बता दूं, गर्भ। ठीक है, महिलाओं का गर्भ। देखिए, कई परिवारों में लड़की के जन्म पर रोक लगाने और लड़के के जन्म के लिए नई बहुओं पर परिवार के सदस्यों द्वारा जोर डाला जाता था और लिंग परीक्षण के माध्यम से ये पता लगाने का प्रयास किया जाता था। लिंग परीक्षण मतलब कि बच्चे को जन्म होने से पहले माँ के गर्भ में ही पता लगा लिया जाए कि लड़का है या लड़की, उसी को लिंग परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, गर्भ में लड़की है या लड़का, यदि गर्भ में लड़की हुई तो गर्भपात करा दिया जाता है। गर्भपात मतलब बच्चे का मार दिया जाता है, माँ के गर्भ में बच्चे की हत्या कर दी जाती थी। ठीक है, ठीक है, उसी को भ्रूण हत्या कहते हैं। ये कन्या भ्रूण हत्या था, यानी कि अब वो गर्भपात बच्चे को बहुत सारे मेडिसिन आ चुके हैं, मेडिसिन के माध्यम से या फिर एबॉर्शन करवा के कई तरीके से बच्चे, अगर पता चल जाए बच्चे को जन्म से पहले कि लड़की होने वाली है तो उसका हत्या करवा दिया जाता है बच्चा। ठीक है, ये था इसका मतलब। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे। 9 नंबर प्रश्न आई थिंक आपको ये समझ में आ गया और मेरे बच्चे मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप सभी प्रश्न नोट्स कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, आप आलसी मत कीजिएगा बच्चे। ये नहीं कि आप सिर्फ मेरा वीडियो देख लें और आपको लगेगा कि हम लिख रहे, नहीं। जिन चीज़ों को आप लिख देते हैं उसे भूलना असंभव हो जाता है। नहीं भूलते हैं, लेकिन 99% चांस कम हो जाता है कि आप भूलिएगा। अगर आप मान लीजिए कि भूल भी गए ना, तो बच्चे आपको 70%, 100 में से 70% याद रहेंगी वो चीज़ें, और जब आप उस पर जोर डालिएगा तो आपको पूरी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो इसलिए आलसी मत दिखाइएगा बच्चे, आप उन चीज़ों को याद करते लिखने चलिएगा, लिखते चलिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। देखिए, एक 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 लाइन थोड़ा सा और बोलूँगा, समझिएगा बच्चे। देखिए, लक्ष्य पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। याद रखना, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे मेरे इस चैनल पे आपको धन लगा के मिलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मन लगाने की जरूरत है। आप मन लगाइए। ठीक है, देखिए आपका रास्ता कैसे चेंज नहीं होता, देखिए आप कितना अच्छे से एग्जाम से पास हो जाइएगा। ठीक है, बेहतर होगा कि आप कोशिश करें, शायद इसमें आप नाकाम हो जाएं और उससे कुछ सीखें, बजाय इसके कि आप कुछ करें ही नहीं। ठीक है, याद रखना, हमेशा आप सीखिएगा लेकिन कभी हारिएगा नहीं। एक विद्यार्थी जो है वो कभी हारता नहीं है, या तो जीतता है या तो सीखता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना क्या है? उत्तर सुनिएगा, किसी समाज या उद्योग के सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक एवं संगठनात्मक संरचना को अवसंरचना या आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, यह है आधारिक संरचना। ठीक है, इजी प्रश्न था। चलिए 10वां प्रश्न देखिएगा, क्या है? मौद्रिक प्रणाली क्या है? बच्चों, मौद्रिक प्रणाली क्या है? ठीक है, उत्तर सुनिएगा। मुद्रा के प्रचलन में एक प्रकार की क्रांति ला दी गई थी, मौद्रिक प्रणाली। पहले जो है ना, मुद्रा का आविष्कार नहीं था, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु को लेना और वस्तु को लेकर अपनी चीज़ों को पूरा करना, अपनी जरूरतों को पूरा करना बच्चों। ठीक है, तो वो वस्तु विनिमय थी शायद। ठीक है, आगे मिलता है तो मैं बताता हूँ ना, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है मौद्रिक प्रणाली आई। मौद्रिक प्रणाली देखिए क्या है कि अब भी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निर्धारण किया जाने लगा। मतलब एक वस्तु का मूल्य निर्धारण किया गया कि ये वस्तु इतने रुपए की है, ये वस्तु इतने रुपए की है। ठीक है, फलतः एक वस्तु का विनिमय मुद्रा के आधार पर पहले की अपेक्षा अब सरल हो गया है। इस प्रणाली को ही मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे बच्चे। ठीक है, सब बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे होंगे। ठीक ना, मेहनत कीजिएगा बच्चे, क्योंकि मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसा मिलेगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आपने कितना मेहनत किया था। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई पर प्रकाश डालें। अच्छा देखिए, आ ही गया। मैंने बताया था इससे पहले कि वस्तु विनिमय पहले जो है ना, मुद्रा नहीं था, मुद्रा से पहले वस्तु विनिमय था। तो वस्तु विनिमय में क्या होता था ना, उसकी कठिनाई को मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ, समझिएगा। देखिए, सामान्य वस्तु विनिमय की दूसरी कठिनाई सबसे अधिक यह थी कि किसी वस्तु का मूल्य का आकलन कैसे किया जाए, मतलब किसी वस्तु का दाम कैसे लगाया जाए बच्चों।
कि ये 1 रुपये की है, 10 रुपये की है, 100 रुपये की है, 1000 की है, 1 लाख की है, किससे कितने की है, ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। इसलिए इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं था। एक वस्तु बहुत महंगी भी हो सकती थी और उसके बाद मिलने वाली दूसरी वस्तु सस्ती भी हो सकती थी। ठीक है, इसी वस्तु विनिमय को प्रणाली में लोगों के पास वस्तु का संचय करने का सामर्थ्य नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से आंसर बता दूं, ये भी आंसर सही है, लेकिन आपको यहाँ पे वस्तु विनिमय की प्रणाली की कठिनाइयों को तो देखिए आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में पहला तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि किसी भी वस्तु का आप मूल्य नहीं अंदाजा नहीं लगा सकते थे कितना है, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि मनचाही वस्तुओं को अगर आपको चाहिए तो वो आपको नहीं मिल सकती थी। जैसे मान लीजिए अगर किसी विद्यार्थी को कलम चाहिए और उसे दूसरे विद्यार्थी के पास कॉपी है, तो वो जाएगा, उसे कलम चाहिए तो वो उसे अपनी कॉपी देनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर उसे अपने दूसरे व्यक्ति को जिसको कॉपी देनी है उसे वो कॉपी नहीं लेनी है, उसे कुछ और चीज़ें लेनी है। ठीक है, तो फिर वो कैसे होगा? तो इस तरीके को जो है ना वस्तु विनिमय में प्रणाली आती थी, उसमें बहुत समय जाता था। ठीक है, जैसे देखिए आपको मैं आसानी से समझाऊं तो जैसे कहने का मतलब कि ए कोई व्यक्ति है, बी कोई व्यक्ति है, सी कोई व्यक्ति है। अगर इसको पेन चाहिए बच्चे, तो पेन जो है इसके पास है। ठीक है, पेन इसके पास है, इसके पास कॉपी है। ठीक है, इसके पास कॉपी है, तो इसको पेन चाहिए तो पेन किसके पास है? इसके पास है, तो ये इसके पास जाएगा। लेकिन इसके पास क्या है बच्चे? तो इसके पास कॉपी है, इसके पास कॉपी है। इसको चाहिए क्या चाहिए? इसको चाहिए कॉपी, नहीं चाहिए इस नहीं बच्चे, इसके पास कॉपी नहीं, इसके पास मान लीजिए बॉल है। ठीक है, तो ठीक है इसके पास बॉल है, तो इसको चाहिए क्या? कॉपी। तो कॉपी तो इसके पास नहीं है, इसके पास तो बॉल है, तो ये पहले इसके पास जाएगा, फिर इससे लेगा, फिर ये इसको देगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत समय बर्बाद हो जाता था और बहुत मुश्किल होती थी। ठीक है, ये वस्तु विनिमय की प्रणालियों को मतलब बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थीगण। अगला प्रश्न है साख पत्र क्या है? ठीक है, साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। चेक विनिमय, बिल बैंक, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख तथा साख प्रमाण पत्र। ठीक है, साख पत्र का मतलब होता है, बैंक में जाते हैं ना आप, चेक वगैरह देखते हैं, बिल वगैरह देखते हैं, तो उसी को साख पत्र कहते हैं। ठीक है विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी ध्यान से समझिएगा, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये। ठीक है, 13 प्रश्न देखिएगा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कितने बच्चे भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण में कंफ्यूजन हो जाएंगे। भूमंडलीकरण अलग है, उसमें सभी देश मिलकर काम करते हैं। यहाँ वैश्वीकरण अलग है। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश का अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे मतलब अगर कोई इंडिया में कार्य कर रहा है तो अपने कार्य को जाकर अमेरिका या किसी और अदर कंट्री में उसके साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, उसे वैश्वीकरण आज विभिन्न विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं को, सेवाओं को, तकनीकी श्रम का आदान प्रदान कर रहा है। आदान प्रदान मतलब आने जाने का हो गया है, मिलजुल कर काम करने का मतलब वैश्वीकरण का अर्थ हो गया। इसका भी अगर ग्लोबलाइजेशन का मतलब मिला सके तो एक ही होगा, लेकिन इसमें क्या है अंतर कि अर्थव्यवस्था विदेशी व्यवहार को जोड़ दिया जाता है, निवेश को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये है। ठीक है, चलिए 14 प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 14 नंबर है कि निजीकरण क्या है? देखिए निजीकरण आ गया, तो निजीकरण व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी एवं या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य सरकार से निजी क्षेत्र, निजी लाभ के लिए संचालित व्यवस्था या निजी गैर लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया निजीकरण है बच्चे। ठीक है, निजीकरण यही होता है। ठीक है, एक बार मैं और बता दूं, निजीकरण देखिए, निजीकरण का अभिप्राय जो है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, व्यवसाय आदि पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपना अधिकार, स्वामित्व प्राप्त करना, उन्हीं का प्रबंधन निजीकरण होता है। ठीक है, खुद का स्थानांतरण होना। आई थिंक आप समझ गए होंगे बच्चे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थीगण कि भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। अब सुनिएगा बच्चे, देखिएगा 15 नंबर प्रश्न है, समझ गए? उत्तर सुनिएगा। भारत में लौह अयस्क के 50% भंडार झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले तथा उड़ीसा राज्य के क्योंझर, बोनाई, सुंदरगढ़ और मयूरभंज। कहाँ कहाँ? तो क्योंझर, बोनाई, सुंदरगढ़ और मयूरभंज जिलों में पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भारत में लौह अयस्क के 50% जो भंडारण है वो झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले तथा उड़ीसा राज्य के क्योंझर, बोनाई, सुंदरगढ़ और मयूरभंज जिलों में पाया जाते हैं। लौह अयस्क का यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा तथा संपन्न क्षेत्र है विद्यार्थी। झारखंड के हजारीबाग और शाहाबाद जिलों में भी लौह अयस्क निकाला जाता
है। इस तरीका से इस मैंने 15 प्रश्न कंप्लीट किए प्यारे विद्यार्थियों। अब वीडियो के अंतिम में मैं 2 मोटिवेशनल लाइन बोलूँगा, समझिएगा, प्रयत्न कीजिएगा। देखिएगा, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, ठीक है? दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ। अगर बेवफ़ा भी निकलेगी तो मुक़द्दर बना कर जाएगी, ठीक है बच्चे? याद रखना, ज़िंदगी में जब भी बुरा वक़्त आएगा, खुद के ऊपर काम करना, ठीक है? खुद को सुधारोगे तो बुरा वक़्त आसानी से निकल जाएगा। अगर परिस्थितियों को दोष देते रहोगे तो बुरा वक़्त बहुत सताएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है? तूफ़ान ज़्यादा हो जाए तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज़्यादा हो जाए तो हस्ती डूब जाती है। ये किसके लिए? ये उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि हम बहुत तेज़ हैं। ये उन बच्चों के लिए, आप तेज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप तेज़ नहीं हैं तो आपको मेहनत करना है, और तेज़ हैं तो आपको घमंड नहीं करना है, ठीक है? अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम तुझ में है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा, ठीक है? अब बस, तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और बच्चे से अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने सभी दोस्तों, ग्रुप, भाई बहनों को शेयर करेंगे, ठीक है बच्चे? तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, और मैं भगवान से ये प्रे करता हूँ, ये दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आप सब सही सलामत रहें और एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई करें, ठीक है? तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा और अच्छे से रहिएगा।